ईसाई मिशनरियों की भूमिका रही। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पश्चिमी अफ्रीका के बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सरकार में हिस्सा लिया। यानी भारत की तरह की स्थिति है। इसके अलावा कुछ उसमें से अमेरिकी महाद्वीप चले गए थे, तो वहां पर ब्लैक जो अश्वेत आंदोलन चल रहा था, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत समय तक अश्वेत आंदोलन चला है। मार्टिन लूथर किंग वगैरह का नाम सुना होगा। तो खैर मार्टिन लूथर किंग वगैरह का आगे का डेवलपमेंट है, लेकिन एक अश्वेत मूवमेंट वहां पर चल रहा था। तो अश्वेत मूवमेंट के भी शिकार मतलब से भी प्रभावित हुए थे ये। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी जो पश्चिमी अफ्रीका से गए थे, कहीं दूर कहीं रहे थे, वहां पर उन्हें एक तरह से नेशनल, वहां पर जाकर उन्होंने शिक्षा पाई थी और बाह्य विश्व से संपर्क से उनमें जागृति आई थी। वो भी दोबारा लौट कर आए थे पश्चिमी अफ्रीका में, तो उन्होंने भी राष्ट्रवादी आंदोलन को संगठित किया था। तो वहां पर, और चूंकि वहां पर पश्चिमी देशों का कोई विशेष स्टेक नहीं था, हियर द एक्सेप्शन वाज सिंपली अल्जीरिया। अल्जीरिया एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर कि पश्चिमी शक्तियों का मेजर स्टेक था, अदरवाइज पश्चिमी शक्तियों का कहीं भी मेजर स्टेक नहीं था। इसलिए इन देशों को उन्होंने आसानी से आज़ादी दे दी। लेकिन यह बात आगे कायम नहीं रहेगी, क्योंकि अल्जीरिया में उनका स्टेक बड़ा था, तो वहां पर उन्होंने खूनी संघर्ष छेड़ दिया। फ्रांसीसियों ने एक बड़ा ही लंबा संघर्ष छेड़ा है, जैसे वियतनाम में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में छेड़ा है, तो अल्जीरिया में उन्होंने उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में छेड़ा है। और नाइजीरिया भी ब्रिटिश कॉलोनी था। इसमें एक और भी आप ट्रेंड देखोगे कि एक्चुअली वहां पर जो मैंने बताया था कि अफ्रीका का जो विभाजन हुआ था, तो उसकी राष्ट्रीय सीमा तो पश्चिमी शक्तियों ने खींची थी और अपने ढंग से आर्बिट्रेरीली खींच दी थी। आर्बिट्रेरीली मीन्स कि स्वैच्छिक रूप से। सो एक्चुअली दिस national boundary was being challenged by different nations. They were not going to accept the national boundary as their natural boundary, and they were putting a question mark to the, you can say, sagacity of the colonial government. Ki it basically, this government has drawn the line perceiving their own interest. So now the line should be revised. तो खैर ये तो एक बहुत बड़ा झमेला हुआ, अभी भी अफ्रीका में ये समस्या है। लेकिन पहली बार इस आज़ादी के बाद कुछ ऐसे भी नेता और देश थे जो सोच रहे थे कि हम ये जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा जो राष्ट्रीय सीमा खींची गई है, उन राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा दें और हमें एक अखिल अफ्रीकी राष्ट्र का निर्माण कर ले। हालांकि उनकी ये बहुत एम्बिशियस योजना थी, नहीं चल पाई। एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन 1945 में इन्होंने किया था, लेकिन उसका भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। 1960 में जब नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली, तब एक नई दिशा पकड़ ली, क्योंकि नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री था नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में जो अखिल अफ्रीकी राष्ट्र की अवधारणा का पूरी तरह खिलाफ था। तो नाइजीरिया ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू किया। तो इसलिए ये है। अब देखो, ये तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का ट्रेंड है। पूर्वी अफ्रीका का ट्रेंड अलग होगा, उसका ट्रेंड थोड़ा सा अलग होगा। वहां पर जैसे मिस्र है, तो वहां पर मतलब कॉलोनियल पावर आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस करना होगा, तगड़ा रेजिस्टेंस करना होगा। पैराग्राफ चेंज करना, लिखना, पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, नहीं चलने दो। हाँ, नाइजीरिया नहीं चाहता था कि हम अखिल अफ्रीकी, उसका अपना अलग धारणा थी कि नहीं, हम अपनी राष्ट्रीय पहचान बना के रखेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को मिलाएं। जैसे ब्रिटेन भी कैसे विरोध कर रहा है ब्रेक्जिट में, उसी प्रकार। पैराग्राफ चेंज, पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, पूर्वी अफ्रीका लिख दो अगर हेडिंग देना चाहो तो, नहीं तो चलने दो। पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति अपेक्षाकृत अधिक कठिन रहा। उपनिवेश मुक्ति अपेक्षाकृत अधिक कठिन रहा क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हित की चिंता उसकी बड़ी चुनौती बनी रही। उसकी बड़ी चुनौती बनी रही। हाँ, पैराग्राफ चेंज करना, लिखना, मिस्र में स्वेज नहर में
मिस्र में स्वेज नहर में ब्रिटेन का मिस्र में स्वेज नहर में ब्रिटेन का गहरा हित छिपा हुआ था। ब्रिटेन में स्वेज नहर में मिस्र का गहरा हित छिपा हुआ था। मिस्र में स्वेज नहर में ब्रिटेन का गहरा हित छिपा हुआ था। देखो, एक्चुअली तुमको मिस्र में और स्वेज नहर के मुद्दे को मैं समझाता हूं। स्वेज नहर देख रहे हो आप? तो स्वेज नहर में एक्चुअली लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर आप सीधा, आप अरब सागर से लाल सागर सीधा चले जाते, लेकिन लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच थोड़ा सा लैंड रूट क्रॉस करना पड़ता था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर आक्रमण किया था, तो नेपोलियन ने ही पहले ये योजना बनाई थी कि हम एक प्रकार से लाल सागर को डायरेक्ट भूमध्य सागर से जोड़ दें एक नहर के माध्यम से। तो नेपोलियन में तो यह उर्वर ज्ञान था, वो इस बात को एक्नॉलेज किया, लेकिन नेपोलियन की इस योजना से बाकी जो उसके इंजीनियर थे वो सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यावहारिक रूप में यह संभव नहीं, योजना खटाई में पड़ गई। नेपोलियन वापस चला गया। लेकिन एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेपे, उसने स्वेज नहर की अवधारणा लाई। एक इंजीनियर था, फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेपे। और उस समय एक्चुअली मिस्र में, मैं आपको बताऊं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय आक्रमण किया था, याद है नेपोलियन का मिस्र पर अभियान, तो नेपोलियन तो लौट गया, लेकिन नेपोलियन लौटते लौटते एक काम कर गया, क्योंकि मिस्र पूरे अरब क्षेत्र में तुम देखोगे कि सबसे मिस्र पृथक हो गया है, और अरब क्षेत्र में मिस्र सबसे उस समय सबसे पहले मॉडर्नाइज हुआ। इसका कारण था, जब फ्रांस का आक्रमण मिस्र पर हुआ नेपोलियन के अंतर्गत, तो नेपोलियन ने तो एक तो वहां के जो परंपरागत सामंत थे उनको ममेलुक सरदार कहते थे। ममेलुक सरदार जब सामंत की तरह से उसकी शक्ति को तोड़ दिया था। दूसरा, फ्रांसीसी संस्थाओं के संपर्क से मिस्र में राष्ट्रवाद की चेतना आ गई थी। दूसरी बात है कि फ्रांसीसी संस्थाओं के संपर्क से मिस्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नेपोलियन, आपको याद होगा कि नेपोलियन शीघ्र ही लौट गया था फ्रांस 1799 तक, लेकिन तभी चूंकि टेक्निकली मिस्र उस समय ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य तो याद है? ऑटोमन साम्राज्य याद है कि भूल गए? तो टेक्निकली मिस्र ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था। तो ऑटोमन साम्राज्य ने उस समय नेपोलियन का सामना करने के लिए एक अल्बानियन मूल का, अल्बानिया तो देख समझ रहे हो, एक अल्बानियन मूल का सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद अली, या उसी का एक दूसरा नाम भी है मेहमत अली। जैसे कई बार आपको मेहमत अली मिलेगा, मेरे बुकलेट में भी आपको मेहमत अली की चर्चा मिलेगी। तो मेहमत अली अथवा मोहम्मद अली, दोनों नाम उसका है। उसको मिस्र का खदीब कहते थे गवर्नर को, खदीब बनाकर, गवर्नर बनाकर भेजा। तो अब मोहम्मद अली या मेहमत अली वो बहुत प्रगतिशील खदीब माना जाता था। हालांकि वो मिस्र में जब आया तो व्यावहारिक रूप में मिस्र का शासक बन गया। नाम मात्र की संप्रभुता उसने ऑटोमन साम्राज्य की स्वीकार की, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य से वो व्यावहारिक रूप में मुक्त हो गया। लेकिन मिस्र का आधुनिकीकरण का काम उसी ने किया था। उसने मिस्र में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए काम किया, जबकि उलेमाओं के द्वारा आधुनिक शिक्षा का विरोध किया गया था। उसने मिस्र में उद्योगों के विकास के लिए काम किया, और उसने मिस्र में उसमें स्वेज वो नाइल नदी, जिसको नील नदी कहते हो, नाइल नदी पर उसने एक बैरिज का निर्माण कराया, जिससे 10 लाख नई भूमि का सिंचाई संभव हुआ। तो उसने कृषि, सिंचाई, उद्योग और आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए काम किया। उसने सेना का भी आधुनिकीकरण किया था, और 2.5 लाख की एक बड़ी शक्तिशाली सेना उसने बनाई थी। तो मिस्र के आधुनिकीकरण का काम उसने किया, लेकिन पश्चिमी शक्तियां इस बात को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उन्होंने 1841 तक मोहम्मद अली के पंख कतर दिए, और उन्होंने एक तरह से जबरन मिस्र को पश्चिमी शक्तियों के वस्तुओं के लिए खुलवा लिया। तो वहीं से मिस्र का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। अब मोहम्मद अली मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम पाशा हुआ, जो कुछ समय तक रहा, और इब्राहिम पाशा के बाद तब उसका उत्तराधिकारी हुआ था
सईद पाशा। तो सईद पाशा के काल में बहुत सारे पाशा हुए, अब तुमको याद नहीं रहेगा। अब सईद पाशा के काल में ही फर्डिनेंड डी लेसेप्पे ने इस स्वेज नहर के निर्माण की योजना रखी, और सईद पाशा भी मर गया तो उसका उत्तराधिकारी इस्माइल पाशा हुआ। तो इस्माइल पाशा ने स्वेज नहर के निर्माण में महत्वपूर्ण काम किया, और स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी और मिस्र की पूंजी से हुई। उसमें 56% फ्रांस की पूंजी लगी हुई थी और 46% मिस्र की पूंजी लगी हुई थी। 56-46 ठीक हुआ ना हिसाब? नहीं, 44%। तो 56% मिस्र की पूंजी और 56% फ्रांस की पूंजी और 44% मिस्र की पूंजी लगी हुई थी। तो इस्माइल पाशा ने 44% पूंजी तो लगा दी, लेकिन वो पूंजी कर्ज लेकर लगाया था, तो उस पर धीरे धीरे ब्याज की राशि बढ़ रहा था। इधर ब्रिटेन बेचैन हो रहा था। जिसी समय स्वेज नहर पर फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ तो ब्रिटेन बेचैन हो गया। ब्रिटेन, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि मिस्र हमारा सराय है, सराय मतलब रास्ते में जाने में पड़ता है, हम वहां पर चाय और ऑमलेट खाते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं, अवकाश लेते हैं, और उस मिस्र पर अगर किसी दूसरी शक्ति का कब्जा हो जाए हमें बर्दाश्त नहीं है। उसने बार बार कोशिश की कि मिस्र पर प्रभाव बढ़ाए, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। मौका तब मिला जब इस्माइल पाशा कर्ज से इतना लद गया कि अंत में उसको अपना शेयर बेचना पड़ा। तो उसका 44% शेयर ब्रिटेन ने खरीद लिए। तो फ्रांस के साथ ब्रिटेन भी इस स्वेज नहर में घुस गया। मुझे लगता है कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बात पर ध्यान दिया? ब्रिटेन क्यों घुसा मिस्र में, किस आधार पर, कौन कौन बात लगा? जरा हाथ उठाओ, सबका मेंटल अलर्टनेस चेक करते हैं। क्या थोड़ा सा ध्यान हटा? 44% शेयर गायब हो गया। मिस्र में 44% शेयर ब्रिटेन ने खरीद लिया। अब स्वेज नहर पर 44% शेयर ब्रिटेन का हो गया। अब ब्रिटेन धीरे धीरे फ्रांसीसियों से शेयर खरीदना शुरू किया, और 19वीं सदी के अंत तक पूरे स्वेज नहर से फ्रांसीसियों को बेदखल करके ब्रिटेन का कब्जा हो गया। अब देखो, दो रास्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, गौर करे थे। उसमें ब्रिटेन वास्तव में बड़ा इंपेलिस्ट पावर था ब्रिटेन। एक रास्ता तुम देखो, लाल सागर, मैप देख रहे हो कि नहीं तुम लोग? कितने लोग मैप देख रहे हो? और जो लोग मैप नहीं देख रहे हो, मैप देखना शुरू करो, बिना मैप का तुम्हारा काम अधूरा है। तो लाल सागर वाला रूट देख रहे हो? उत्तर में फारस की खाड़ी है कि उत्तर में लाल सागर है? कौन कौन बताएगा? अगर मैप देख रहे हो तो बताओ। अब हाथों की संख्या कम हो गई ना। ये बेईमान जो मैप देखने वाले होते हैं वो तो टिक ही नहीं पाएंगे। उत्तर में फारस की खाड़ी है या लाल सागर है? फारस की खाड़ी। तो लाल फारस की खाड़ी में तुमको बहुत लैंड रूट मिलेगा, आज भी है, उसको डायरेक्ट जोड़ना मुश्किल है, लेकिन जो लाल सागर है उसमें सीधा रूट मिल जा रहा है। तो लाल सागर वाला जो तुम्हारा रूट था, वह रूट बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, और उसको ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। उधर से तुम आओगे, अगर अटलांटिक महासागर के रास्ते आओगे जो वास्को डी गामा ने खोजा था, तो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पर रुकना पड़ेगा। उत्तमासा अंतरिप नाम सुना है? तो उत्तमासा अंतरिप पर डचों ने कब्जा किया था, ब्रिटिश फिर बेचैन हो गए, और उत्तमासा अंतरिप पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से तुम देखोगे कि ब्रिटिश और डच, मतलब वो फ्रांसीसी और डच दोनों से ब्रिटिश ने मुख्य रास्ता को छीन लिया था। अब वहां पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया स्वेज नहर पर, और मिस्र को कोलोनाइज कर लिया। तो मिस्र में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मिस्र का बड़ा भरपूर शोषण किया ब्रिटेन ने, क्योंकि उसको वॉर जीतना था। तो वॉर के बाद वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हो गया, इतना तक कि मैंने बताया था कि पेरिस शांति सम्मेलन में जगलुल पाशा, जो मिस्र में उसमें एक पार्टी हुआ करता था, उस पार्टी का नाम था वफ्द उल मिस्री पार्टी, उसका नेता था जगलुल पाशा। उसने पेरिस शांति सम्मेलन की यात्रा कर दी थी कि हम जाते हैं विल्सन महोदय को कहने कि ब्रिटेन हमारे साथ क्या कर रहा है। तो रास्ते में ही उसको गिरफ्तार कर लिया। तुम अचानक बहुत दिनों के बाद पहुंचे हो, कैसे मैनेज करोगे? वो नहीं तो अधूरी कहानी, मतलब जुड़ पा रहे हो? तो जुड़ पा रहे हो हमसे आज? तो जगलुल पाशा जब वहां आया तो जगलुल पाशा को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटेन ने, उसको आने नहीं दिया था। लेकिन बाद में इतना राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हुआ कि 1922 में
ब्रिटेन को मिस्र की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अकेला स्वतंत्र होने वाला देश मिस्र ही था, लेकिन वो नाम मात्र की स्वतंत्रता थी, उसको तुम महत्वपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानो। इट वॉज सिंपली फ्रीडम इन नेम, नॉट इन फ्रीडम इन वर्क। ये फ्रीडम वर्क में नहीं था, बस एक नेम में फ्रीडम था ये। तो लेकिन उसके बाद तुम देखोगे मिस्र का शोषण ब्रिटेन जारी रखा। ब्रिटेन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई हम सूडान खाली नहीं करेंगे। मिस्र के जस्ट दक्षिण में सूडान था, अभी सूडान चर्चा का विषय है, तो मिस्र के दक्षिण में सूडान था कि हम सूडान खाली नहीं करेंगे। और दूसरा उसने कहा कि स्वेज नहर पर हमारा नियंत्रण रहेगा, भले ही तुम्हें आज़ादी मिल गई हो। और ब्रिटिश सेना वहां पर बैठी हुई थी स्वेज नहर में, तो बाकी मिस्र को आज़ादी मिली नहीं। फिर तुम देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी लगभग यही स्थिति बनी रही, फिर भरपूर शोषण मिस्र का हुआ। तो अंत में तुम देखोगे 1954 में अंत में मिस्र में एक सैनिक नेता का उद्भव हुआ था जिसका नाम पहले मोहम्मद नगीब था। तो सैनिक अधिकारी मोहम्मद नगीब ने मिस्र में तख्ता पलट करके वहां पर सैनिक सरकार की घोषणा कर दी। अब वो चाहता था वहां चुनाव करा के फिर डेमोक्रेसी को स्थापित। तब तक आपने एक नाम सुना होगा, कर्नल नासिर, नाम सुना है कि नहीं? तो कर्नल नासिर ने फिर नगीब का तख्ता पलट दिया और स्वयं सत्ता अपने हाथों में ले लिया, और तब वही कर्नल नासिर बन गया तानाशाह मिस्र का। तो कर्नल नासिर ने 1954 में ब्रिटेन के साथ समझौता करके उसको मिस्र से बाहर निकलने के लिए विवश किया और कहा कि जो भाई मिस्र समझौता करके बाहर हो गया, सुएज नहर को भी खाली कर दिया। लेकिन उसमें एक क्लॉज ब्रिटेन ने बनाया कि अगर जरूरत होगी और अगर सुएज नहर पर हमारे इंटरेस्ट को खतरा होगा तो हम दोबारा आ सकते हैं। अब आगे देखोगे इस घटना के 2 वर्षों के बाद 1956 में जब कर्नल नासिर जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देगा तो एक भयानक या बृहद एक संकट का, सुएज नहर संकट का रूप ले लेगा। ये घटना आपको शीत युद्ध का तृतीय विश्व में विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तो यही है तुम्हारा मिस्र का इतिहास, जिसमें कर्नल नासिर डील करके सुएज नहर को खाली तो करवाएगा, लेकिन सुएज नहर पर उसका नियंत्रण नहीं बना रहेगा। दूसरा मामला तुम देखोगे केनिया का है। केनिया में ब्रिटेन का इंटरेस्ट था, तो केनिया का मूवमेंट ने भी बहुत बुरा रुख पकड़ा। तो यहाँ पर ये जो लिख रहे थे वहां पर लिखो तो क्या लाइन है?